Hey guys, I welcome you all on my channel Mac and Unsolved Mystery। और आज हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच ऑल द लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग में हमें सबसे पहले तो पढ़ना है कि स्प्रिंग होता क्या है। फिर हम देखेंगे स्प्रिंग के प्रकार, कितने प्रकार के स्प्रिंग हो सकते हैं, और स्प्रिंग से जुड़े हुए कुछ बेसिक शब्द, ऐसे शब्द जो स्प्रिंग को परिभाषित करने में सहायता करते हैं। तो वो सारे टर्म्स हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्प्रिंग एक मशीन एलिमेंट है, एक यांत्रिक पुर्जा बोल सकते हैं, एक मशीन का एक ऐसा एलिमेंट जो बल लगाने पर डिफ्लेक्ट होता है मतलब बल लगाने में उसमें विकृति आती है। फिर जब आप बल को हटा देते हैं तो वह वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो स्प्रिंग की परिभाषा यहाँ पे देखिए लिखी भी हुई है। क्या है स्प्रिंग? स्प्रिंग एक मशीन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? इलास्टिक एलिमेंट, मतलब जिसमें प्रत्यास्था होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग एक मशीन एलिमेंट है जिसमें यदि आप बल लगाएं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, विकृति होती है। फिर जब आप बल को हटा देते हैं तो वह वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अब स्प्रिंग बहुत से आकार का हो सकता है, वो निर्भर करता है कि हमें कहाँ पे उपयोग करना है। तो उपयोग के आधार पे स्प्रिंग के बहुत से आकार हो सकते हैं। अब हम बात करें कि स्प्रिंग का उपयोग अधिकतम कहाँ पे होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला स्प्रिंग का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉक या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी के दो चक्के हैं, ये इस तरीके से गाड़ी के चक्के। ठीक है, ये गाड़ी है। तो गाड़ी जब किसी रोड पे चलती है तो क्या होता है, इन चक्कों पे वाइब्रेशंस आता है क्योंकि रोड अनइवन है, उबड़ खाबड़ रोड है। तो क्या होगा, चक्कों पे वाइब्रेशंस आएगा। यदि ये चक्के, ये पूरा जो इसका चेजेस है, ये पूरी बॉडी कार की बॉडी से जुड़ी रहेगी। यहाँ ऊपर मान लीजिए कार है ये। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाइब्रेशंस कहाँ चले जाएंगे? कार में चले जाएंगे, कार की पूरी चेजेस में। और जिसके कारण क्या होगा, जो भी यहाँ पे पैसेंजर या ड्राइवर बैठे होंगे उनको भी वाइब्रेशंस फील होंगे। तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा और उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, कार की जो एक्सेल है, मान लीजिए पीछे वाले दो चक्के हैं, तो यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया। ये कौन सा स्प्रिंग है? ये आप बड़े बड़े ट्रक्स में आपने देखा होगा, ये वाला स्प्रिंग। ठीक है, फिर इस स्प्रिंग के ऊपर हमने लगाई चेजेस। तो अब क्या होगा, जब ये कार के चक्कों पे वाइब्रेशंस आएगा तो ये वाइब्रेशन कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये वाला स्प्रिंग। तो वो वाइब्रेशन कार की चेजेस पे नहीं जाएगा और जिसके कारण हमें धचके नहीं लगेंगे, हमें वाइब्रेशंस फील नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ उपयोग है इनका? देखिए, कार में, रेलवे के जो बफर्स होते हैं, रेलवे के वैगन व्हील्स हैं वहाँ पे, एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स जो होते हैं, जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसमें जो गियर्स है वहाँ पे वाइब्रेशंस होता है क्योंकि एकदम स्पीड से, हाइट से लैंड करता है एयरक्राफ्ट। फिर शॉक एब्जॉर्बर, जहाँ पे भी शॉक, कोई मशीन में शॉक वाइब्रेशंस डेवलप हो रहे हैं मशीन में, तो मशीन में भी हम स्प्रिंग्स लगाते हैं, डैम्पर्स लगाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन डैम्पर्स। जब हम डैम्पिंग या वाइब्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्प्रिंग किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाइब्रेशन में स्प्रिंग्स का। दूसरा, यदि हमको किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना है तो भी हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। आप स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए कंप्रेशन स्प्रिंग है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, यह क्या होता है हम और आगे अच्छे से देखेंगे। एक इस तरीके का स्प्रिंग है, ठीक है, इसको आप दबा दीजिए। तो आपने इसको मान लीजिए इतना दबा दिया, तब ये स्प्रिंग क्या होगा, ये बाहर की तरफ बल लगाने लगेगा।
तो इस तरीके से हम स्प्रिंग से भी बल लगा सकते हैं। उसको इनिशियली आप डिफॉर्म कर दीजिए, डिफ्लेक्ट दबा दीजिए, जिसके या फिर मान लीजिए टेंशन स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है जिसको खींच रहे हैं आप, ये टेंशन स्प्रिंग आपको इसने खींच के इसको आपने रख दिया, तो क्या होगा फिर ये खींचने के कारण ये अब अंदर की ओर आपको खींचने लगेगा, तो बल लगाने लगेगा। तो स्प्रिंग का उपयोग हम बल लगाने के लिए भी करते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे ब्रेक्स में, ब्रेक में हमको जो ब्रेकिंग फोर्स लगाना है वहां पे हम स्प्रिंग की सहायता से लगा सकते हैं। क्लच, जो क्लच की दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंगल प्लेट क्लच है, तो इन क्लच की प्लेट्स के ऊपर फोर्स लगाने के लिए भी हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, ताकि ये प्लेट्स आपस में कांटेक्ट में हो और क्लच हमारा एंगेज रहे। ठीक है। फिर दूसरा, स्प्रिंग लोडेड वॉल्व, ऐसी वॉल्व जहां पे हमको वॉल्व को स्प्रिंग के सहायता से हम बंद करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ पे है, दो किसी एलिमेंट्स को, मशीन एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखना। जैसे हमने लास्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें कैम एंड फॉलोअर्स देखा था। ये कैम है, इसके ऊपर एक फॉलोअर चलता है, ठीक है, ये रोटेट करता है और फॉलोअर ऊपर नीचे मूव करता है। तो फॉलोअर हमेशा इस कैम से कांटेक्ट में रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे, तो स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये फॉलोअर हमेशा क्या रहेगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा। तो स्प्रिंग का उपयोग और कहाँ पे हो सकता है, कैम एंड फॉलोअर जैसे एलिमेंट्स है, जब दो एलिमेंट्स को हमें आपस में कांटेक्ट में रखना है तो वहां पे भी हम कैम स्प्रिंग्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट उपयोग कहाँ पे है, यदि मान लीजिए हमको कोई फोर्स नापना है, ठीक है, फोर्स नापना है तो हम वहां पे स्प्रिंग बैलेंस, एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम भार को नापते हैं। ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे हमने भार लगाया तो ये हमको जो स्प्रिंग बैलेंस है वो रीडिंग दे देगा कि कितना फोर्स है, कितना वेट है। तो वहां पे भी स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्प्रिंग बैलेंस का वीडियो देख लीजिए, इसकी वर्किंग देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। फिर हमें एनर्जी स्टोर करने के लिए, जैसे घड़ियों में, खिलौनों में, आपने बचपन में चाबी वाले खिलौने खेले होंगे खूब, तो उन खिलौनों को यदि आपने तोड़ा होगा तो उसके अंदर से भी एक ऐसा पत्ती जैसा गोल गोल ऐसा स्प्रिंग जरूर निकला होगा, गोल गोल ऐसा स्प्रिंग निकला होगा, ऐसा स्प्रिंग भी निकला होगा। ये स्प्रिंग क्या कहलाते हैं, हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो टॉयज में, वॉचेस में भी स्प्रिंग का उपयोग होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैसे, आप चाबी घुमाते हैं तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वो एनर्जी रिलीज होती है तो जो टॉय आपका खिलौना है वो चलने लगता है। तो उस तरीके से भी स्प्रिंग का उपयोग हम करते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स की, तो देखिए कई प्रकार के स्प्रिंग होते हैं, आवश्यकता के अनुसार, जैसी हमारी आवश्यकता है उस प्रकार का स्प्रिंग हम यूज कर सकते हैं। तो जो मुख्यतः जो प्रकार हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग। देखिए हेलिक्स क्या होता है, यदि इस आकार का शेप है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में हेलिक्स पढ़ा भी होगा, ठीक है, एक वायर को गोल गोल राउंड घुमा घुमा के नीचे लाया जाए, इस तरीके से गोल राउंड कॉइल की तरह नीचे लाया जाए तो इसको बोलते हैं हेलिक्स। तो यदि, अब स्प्रिंग बनता कैसे, स्प्रिंग देखिए कैसे बनता है, कोई वायर को, एक वायर है कोई भी आकार का, चाहे सर्कुलर वायर हो, ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर वायर हो या और कोई शेप हो, इस वायर को यदि आप कॉइल के रूप में परिवर्तित कर देंगे, कॉइल के रूप में मोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्प्रिंग। तो यदि आपने किसी हेलिक्स की तरह इसको मोड़ा है तो वो कहलाता है हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक होता है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और एक होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जिसका उपयोग हम कंप्रेशन के लिए करते हैं, मतलब इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, मतलब हम इसके ऊपर दबाव लगाते हैं, तो ऐसा स्प्रिंग कहलाता है कंप्रेशन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग आपने आपकी जो पेन होता है, आपने वो टिकटॉक वाला पेन देखा होगा, पीछे उसमें वो बटन रहती है उसको दबाते, उसके अंदर जो स्प्रिंग पाया जाता है वो होता है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। फिर उसके बाद हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के बाद, जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, तो यदि आपको थ्योरी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। और एक्चुअल कैसा दिखता है स्प्रिंग, इस तरीके का। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे पेन हो गया, और भी कई जगह एप्लीकेशन है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं जितने भी आपको स्प्रिंग आगे डिस्कस करूंगा, आप सबका एक एक
एग्जाम एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस स्प्रिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो ये ज़रूर से आपको करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि स्प्रिंग का एप्लीकेशन, एक एक एप्लीकेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा हेलिकल स्प्रिंग एक होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। टेंशन हेलिकल स्प्रिंग मतलब ऐसा स्प्रिंग जिसपे टेंशन फोर्स लगता हो, तनाव लगता हो, जिसके ऊपर खिंचाव आता हो। इस स्प्रिंग को आप दबा नहीं सकते, है ना, दबाएंगे तो दबेगा ही नहीं। और इस स्प्रिंग को आप खींच नहीं सकते, खींचने पे इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग का उपयोग आप केवल कहाँ करेंगे, जब आपको कंप्रेसिव फोर्स लगाना है, तो इस स्प्रिंग का उपयोग आप करेंगे कंप्रेसिव फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का उपयोग कहाँ करते हैं हम, कंप्रेसिव फोर्स लगाने के लिए। और ये वाला स्प्रिंग कौन सा है, टेंशन, इसके ऊपर टेंशन फोर्स। ऐसा स्प्रिंग आपने देखिए, ध्यान से सोचिए कहाँ देखा है। ये स्प्रिंग आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो साइड स्टैंड होता है वहां आपको ये स्प्रिंग दिखा होगा। तो स्टैंड को जब आप नीचे करते हो तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, खिंच जाता है। जब आप स्टैंड को ऊपर करते हैं तो वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और स्टैंड वहां पे बैठ जाता है अपनी जगह पे। तो ये स्प्रिंग कौन सा है, टेंशन स्प्रिंग, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। तो ये इसका डायग्राम है और ये एक्चुअल स्प्रिंग इस तरीके का है। हेलिकल स्प्रिंग को दो और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है ओपन कॉइल्ड, एक होता है क्लोज कॉइल्ड। ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है कि यदि स्प्रिंग की जो कॉइल है, ये कॉइल है, ये यदि दूर दूर है, ठीक है, थोड़ा दूर दूर है, और उसकी जो कॉइल है वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाए, ये जो एक्सिस है इससे ये इंक्लिनेशन जो है कॉइल का, ये 10 डिग्री से यदि ज़्यादा हो जाए, तो इस तरीके की कॉइल को हम बोलते हैं ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। और यदि कॉइल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है तो हमको क्या लगेगा कि जो कॉइल्स हैं वो इससे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर है। तो ये स्प्रिंग क्या कहलाता है, ये स्प्रिंग कहलाता है क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो दो तरीके के स्प्रिंग्स हमने देखे, ओपन कॉइल्ड और क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स, ठीक है। ओपन कॉइल्ड में क्या होता है, यदि उनका हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं, कहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से 10 डिग्री से यदि ज़्यादा हो जाए तो ये स्प्रिंग कहलाएगा ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ऐसा कब होगा, जब कॉइल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेंगी। और क्लोज कॉइल कब होगा, जब कॉइल्स ये एंगल बहुत कम हो और ये वर्टिकल से कितना परपेंडिकुलर हमको दिखाई दे कि ये कॉइल्स स्प्रिंग की अक्ष से परपेंडिकुलर हैं, तो इस स्प्रिंग को बोलते हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब हम अगला हेलिकल स्प्रिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं उसको अगर देखें, तो हेलिकल स्प्रिंग इजी टू मैन्युफैक्चर, बनाने में बहुत आसान है। एक वायर को कॉइल के रूप में आप फोल्ड कर देंगे तो वो हेलिकल स्प्रिंग का शेप ले लेगा, ठीक है। आप इसको मशीन, लेथ मशीन में बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं उसके वीडियोस, और भी टर्निंग मशीन से उसमें बना सकते हैं। दूसरा, वाइड रेंज, बहुत सारी रेंज साइज में अवेलेबल है, आवश्यकता के अनुसार हमें बहुत छोटा स्प्रिंग चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा स्प्रिंग चाहिए, जैसे शॉकअप्स आपके होते हैं, शॉकअप आपने गाड़ियों में देखा होगा, बाइक्स में शॉकअप स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो बहुत से रेंज है इसकी। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है कि उनको जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं, और जितनी उनकी लाइफ के लिए बनाया गया है वो उस लाइफ तक अच्छे से कार्य करते हैं, फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, फेलियर रेट कम होता है। नेक्स्ट है, दे हैव कांस्टेंट स्प्रिंग रेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कांस्टेंट स्प्रिंग रेट। देखिए स्प्रिंग रेट क्या होता है, इसको हम के से दर्शाते हैं, स्प्रिंग रेट को के से। इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं कई बार, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग रेट। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या होता है कि जो आप स्प्रिंग के ऊपर बल लगा रहे हैं, मान लीजिए आपको ये स्प्रिंग दिया है, ठीक है, इस कंप्रेशन स्प्रिंग है, इसके ऊपर आपने 100 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का बल लगाया, 100 न्यूटन का। और इस बल के कारण ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, यहां से इतना कंप्रेस हो गया, मान लीजिए ये कंप्रेस हुआ 10 mm, ठीक है। तो बल कितना लगाया आपने, 100 mm, कंप्रेस कितना हुआ
10 mm। तो इसका जो स्प्रिंग रेट है या स्टिफनेस है वो कैसे निकालेंगे? के बराबर होता है फोर्स, जितना फोर्स आपने लगाया है और जितना उसमें डिफ्लेक्शन आया है, फोर्स अपॉन डेल्टा। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन डेल्टा। तो के बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन डेल्टा। तो के बराबर फोर्स कितना लगाया था आपने? 100 न्यूटन अपॉन डेल्टा कितना है? 10 mm। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? के की वैल्यू जाएगी 10 न्यूटन पर mm। तो यूनिट क्या होती है स्टिफनेस की या स्प्रिंग रेट की? न्यूटन पर mm। यदि आप मीटर में नाप रहे हैं डिफ्लेक्शन को तो मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टिफनेस, तो हेलिकल स्प्रिंग के लिए के हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हेलिकल स्प्रिंग के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट होती है, के का मान कांस्टेंट होता है हेलिकल स्प्रिंग के लिए। जो भी स्प्रिंग दिया है उसकी कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स के आधार पे के का मान कांस्टेंट होता है, ठीक है। के का मान लीजिए कि स्प्रिंग है तो जितनी कॉइल्स होंगी उसके आधार पे के की कुछ वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट होगी, वो बल के साथ नहीं चेंज होगी। आप कितना भी बल लगा दीजिए के का मान हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देयर परफॉर्मेंस कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। उनका जो कार्य है उसको आप पहले से बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से स्प्रिंग कार्य करेगा। नेक्स्ट है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग डायमेंशंस। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे डिफ्लेक्शन हो गया या सीरीज पैरेलल में आप कनेक्शन करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसके डायमेंशंस को, वायर का डायमीटर आप चेंज कर दीजिए या नंबर ऑफ कॉइल्स को चेंज कर दीजिए। यदि आप के चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स, कितनी कॉइल्स हैं उसमें, कितने टर्न्स हैं, इनको आप चेंज कर देंगे तो के भी चेंज हो जाएगा। के मतलब स्प्रिंग रेट भी चेंज हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ कॉइल्स कांस्टेंट है तो के भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते। तो ये हमने डिस्कस किया हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा जो है वो है कॉनिकल और एक और है वॉल्यूट स्प्रिंग। कॉनिकल स्प्रिंग देखिए, यदि आप किसी वायर को कोन के ऊपर आप वाउंड करें, लपेट दें, तो इस तरीके का स्प्रिंग जो तैयार होगा इसको बोलते हैं कोनिकल स्प्रिंग। इसी प्रकार यदि आप किसी वायर को पैराबोलॉइड शेप के ऊपर, इस तरीके का पैराबोलिक शेप, देखिए कोन का शेप कैसा होता है? इस तरीके का कोन शेप होता है। पैराबोलॉइड मतलब ऐसा कर्व, पैराबोलिक कर्व हो, इसके ऊपर जब आप वायर को लपेटेंगे तो जो स्प्रिंग मिलेगा उसको बोलते हैं वॉल्यूट स्प्रिंग। तो वॉल्यूट स्प्रिंग और कोनिकल स्प्रिंग में अंतर समझ में आया? कोनिकल स्प्रिंग किसके ऊपर लपेट के बनेगा? किसी कोन के ऊपर आप स्प्रिंग को लपेट देंगे तो कोन। वॉल्यूट स्प्रिंग किसी पैराबोलॉइड शेप। कौन सा शेप? पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड शेप के ऊपर यदि आप इस वायर को वाउंड कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो जो शेप बनता है उसको बोलते हैं वॉल्यूट स्प्रिंग। देखिए ये जो डायग्राम दिया है, यहाँ पे जो वायर यूज किया गया वो सर्कुलर वायर है और यहाँ पे जो मैंने दिया है ये रेक्टेंगुलर वायर को यदि आपने फोल्ड किया है तो वो भी वॉल्यूट ही स्प्रिंग बन रहा है, ठीक है। तो दोनों आप समझ सकते हैं, ये वॉल्यूट स्प्रिंग, ठीक है। अब इस स्प्रिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमको टेलीस्कोपिक एक्शन चाहिए। टेलीस्कोपिक मतलब ये एक के अंदर एक कॉइल्स चली जाए, ठीक है। जब आप इसको दबाएंगे क्या होगा? कॉइल्स एक के अंदर एक चली जाएंगी। तो उस तरीके के एक्शंस को बोलते हैं टेलीस्कोपिक एक्शन। टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप आपने देखा होगा, एक के अंदर एक ऐसे पाइप्स रहते हैं, वो बाहर निकलते जाते हैं, ठीक है, तो वो अंदर चले जाते हैं वापस। तो वैसे ही स्प्रिंग में यदि हमको कहीं पे टेलीस्कोपिक एक्शन की आवश्यकता है तो वहां पे हम इन स्प्रिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इनका, जो स्टिफनेस है के, स्टिफनेस मतलब फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, ये बल के साथ बढ़ता है। बल बढ़ेगा तो स्टिफनेस भी इनकी बढ़ जाएगी। मतलब यदि आप स्प्रिंग के ऊपर अधिक बल लगाएंगे तो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी और स्टिफनेस बढ़ने से मतलब है कि उसमें विकृति कम आएगी। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो विकृति कम हो जाएगी, ठीक है, तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा, एक और चीज फिर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके एप्लीकेशंस आपको करना है और हम एक एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है टॉर्शनल, हेलिकल एंड स्पाइरल स्प्रिंग। अब टॉर्शनल स्प्रिंग देखिए, यदि किसी स्प्रिंग के ऊपर आप मरोड़ लगा रहे हैं, एक और चीज मैं पहले बता देता हूं यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग के लिए। ये जो हेलिकल स्प्रिंग है
इनकी डिजाइन किस आधार पे करते हैं? देखिए, बल कौन सा लग रहा है? हम्म, बल कौन सा लग रहा है? या तो कंप्रेशन, डायग्राम कहाँ चला गया? ठीक है, या तो कंप्रेशन फोर्स लगेगा बल, या फिर टेंशन फोर्स। लेकिन इनका जो फेलियर होता है वो होता है, इनका फेलियर शियर में, शियर फेलियर होता है या टॉर्शन फेलियर। ठीक है, ये फेल किस में होता है? मरोड़ में। फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है इनके ऊपर टेंशन या कंप्रेशन, लेकिन इनकी डिजाइन किस आधार पे करते हैं? टॉर्शन के आधार पे, मरोड़ के आधार पे। ये हम देखेंगे जब हम डिजाइन पार्ट करेंगे, तब हम देखेंगे। तो अभी आप उतना चिंता मत कीजिए। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन किस आधार पे की जाती है? टॉर्शन पे। बल कौन सा लगता है? टेंशन और कंप्रेशन। लेकिन फेलियर टेंशन और कंप्रेशन में नहीं होता है, तनन और संपीड़न में फेलियर नहीं होता है। हेलिकल स्प्रिंग का फेलियर किस में होता है? टॉर्शन में। इसी प्रकार ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है, इनका नाम टॉर्शनल स्प्रिंग है, टॉर्शनल हेलिकल स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, टॉर्शन का मतलब यहाँ पे कि इनके ऊपर जो बल लगेगा वो टॉर्शन लगेगा। टॉर्शन मतलब मरोड़। जैसे आप ये वाला स्प्रिंग देखिए, इसको आप यहाँ से घुमाएंगे तो ये मरोड़ेगा। ठीक है, ये वाला स्प्रिंग आप यहाँ से घुमाएंगे तो ये मरोड़ेगा। तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा? नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, घूमता जाएगा। इसको भी आप घुमाएंगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो स्प्रिंग्स हैं, टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग, ये फेल किस में होते हैं? ये फेल होते हैं बेंडिंग में। तो इनकी हम डिजाइन किस में करेंगे? बेंडिंग के लिए डिजाइन की जाती है। तो ये आपको देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन किस आधार पे की जाती है? तो हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन की जाती है टॉर्शन के आधार पे। कौन सा हेलिकल स्प्रिंग? कंप्रेशन या टेंशन वाला। और यदि टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग है तो टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन किस आधार पे की जाती है? बेंडिंग के आधार पे। उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, मरोड़ लग रहा है, लेकिन डिजाइन किस आधार पे की जाती है? बेंडिंग। क्योंकि फेलियर किस पे आधार पे होता है? बेंडिंग के आधार पे। ये कॉइल्स बेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग दोनों क्या है? टॉर्शन स्प्रिंग है, दोनों पे मरोड़ लगाते हैं, लेकिन डिजाइन किसके लिए करते हैं? बेंडिंग के लिए। फिर इनका डायग्राम देखिए, मैंने यहाँ पे दिया है एक डायग्राम, ये है, ये साइड व्यू है। ये स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल आपको पता है, एक यदि आप इस तरीके का शेप बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, तो स्पाइरल आपने ईडी में भी पढ़ा होगा कैसे बनाते हैं स्पाइरल। अब इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला स्प्रिंग आपने कई जगह देखा होगा। ठीक है, कहाँ देखा है? इसका एप्लीकेशन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर ये वाला स्प्रिंग, ये तो आपने जो आपने टॉयज खिलौने देखे उसमें, ठीक है, वहाँ देखा होगा। तो ये बहुत कॉमन एप्लीकेशन, इसको भी टॉयज में आपने देखा ही होगा। ये वाला स्प्रिंग भी खिलौनों में, घड़ी में भी उपयोग होता है, छोटी घड़ियों में। ठीक है, ये वाला तो घड़ी में होता ही है। तो ये है टॉर्शनल हेलिकल, जिसमें टॉर्क लग रहा हो, लेकिन डिजाइन करेंगे बेंडिंग में। नेक्स्ट है लीफ स्प्रिंग एंड डिस्क या बेलेबल स्प्रिंग। देखिए, ये वाला जो है पत्तीदार स्प्रिंग, इसको बोलते हैं पत्तीदार स्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? पत्तीदार स्प्रिंग में बहुत सी लीफ होती है, पत्तियां होती हैं। सबसे बड़ी जो पत्ती होती है इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। कौन सी लीफ? मास्टर लीफ। ये मास्टर होती है, सबसे बड़ी होती मास्टर। ठीक है, दूसरी जो लीव्स होती है वो ग्रेजुएटेड होती है। ग्रेजुएटेड मतलब इनकी हाइट धीरे धीरे कम होती है, ग्रेजुएट होती है, कम होती जाती है। तो इस स्प्रिंग को बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग आपस में सेंट्रल बोल्ट, एक बोल्ट लगा होता है, जैसे बोल्ट लगा है यहाँ पे भी आपको एक्चुअल डायग्राम में बोल्ट दिख रहा है, और यू क्लिप्स, दो यू शेप की क्लिप होती है, ऐसी यू शेप क्लिप्स। ये देखिए, यहाँ पे एक यू क्लिप लगी, यहाँ पे एक यू क्लिप, और उनमें पिन लगी है। ठीक है, तो ये पत्तियां आपस में सेंट्रल बोल्ट और यू क्लिप्स की सहायता से जुड़ी होती हैं। और जो इनकी मास्टर लीफ होती है उसमें दो आंख बनी होती है। एक आंख देखिए यहाँ पे है, एक आंख यहाँ पे, एक आंख यहाँ पे, एक आंख यहाँ पे। इन आंख की सहायता से इसको हम बॉडी या फ्रेम जहाँ पे भी लगाना है उस पे हम जोड़ देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल उपयोग बड़े बड़े ट्रक्स में होता है, शॉक एब्जॉर्ब जो वाइब्रेशन होता है उसमें।
तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, चक्के की एक्सिल या रिम, चक्के की शाफ्ट। ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पे हम लगा देते हैं चेजिस। तो चक्के यहाँ लगे हैं, तो जब चक्के में वाइब्रेशन आता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और चेजिस में वाइब्रेशन नहीं जाते हैं, जिससे हमें शॉक्स फील नहीं होते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन लीफ स्प्रिंग का। दूसरा है बेलेविल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग्स देखिए पतली पतली कोनिकल शेप की डिस्क जो होती हैं, जैसे आपको देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये कोनिकल शेप की डिस्क है, इस साथ शेप की डिस्क है, ठीक है, ऐसी कोनिकल शेप की डिस्क है। तो ये डिस्क एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाई जाती हैं और इनको एक साथ रखने के लिए बीच में इनमें एक ट्यूब या शाफ्ट लगा दी जाती है, ट्यूब या शाफ्ट लगा दी। तो इस स्प्रिंग को डिस्क स्प्रिंग या बेलेविल स्प्रिंग भी कहते हैं। ये स्प्रिंग का एडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा बल हमको मिलता है, स्प्रिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। तो जहाँ पे हमको ऐसा उपयोग हो कि हमको कॉम्पैक्शन चाहिए, मतलब कम जगह हो बहुत, वहाँ पे, और जहाँ पे हमको फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम इस स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखिए इसके कई जगह हैं, जैसे ब्रेक्स में, क्लचेस में, ठीक है, वहाँ पे उपयोग करते हैं, और वॉल्व्स में भी उपयोग होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उपयोग है। और भी आप इसके एप्लीकेशन सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। और भी स्प्रिंग्स होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस स्प्रिंग्स, विशेष उपयोग के लिए जो स्प्रिंग्स बनाए गए, तो उनका आधार जैसा उपयोग है उस आधार पर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे हेलिकल स्प्रिंग्स की, क्योंकि हमें उन्हीं की डिज़ाइन मेन है। तो हेलिकल स्प्रिंग्स के लिए हम पहले कुछ शब्द होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए हेलिकल स्प्रिंग की 3 लंबाइयां होती हैं, हेलिकल स्प्रिंग की 3 लेंथ होती है। एक होती है फ्री लेंथ, एक होती है कंप्रेस्ड लेंथ, एक होती है सॉलिड लेंथ। 3 लेंथ। देखिए यदि आपको एक हेलिकल स्प्रिंग दिया है और वो बिल्कुल नहीं दबा है, ठीक है, एकदम फ्री है वो, तो उस लेंथ को, उसकी जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी, उस लंबाई को हम बोलते हैं फ्री लेंथ। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये एक स्प्रिंग दिया है, ये बिल्कुल नहीं दबा है, तो इसकी ये जो लंबाई होगी, इस लंबाई को हम बोलते हैं फ्री लेंथ, ठीक है। और जब ये स्प्रिंग फ्री होगा, मतलब इसकी फ्री लेंथ होगी, तो इसकी 2 कॉइल्स के केंद्र की दूरी, 2 वायर्स के केंद्र की दूरी, ये दूरी को बोलते हैं पिच ऑफ कॉइल, कॉइल की पिच, ठीक है। तो पिच कब नापेंगे, जब फ्री लेंथ हो, उसमें 2 कॉइल्स के केंद्र की जो दूरी है उसको बोलते हैं पिच, दर्शाते हैं P से। अब मान लीजिए आपने स्प्रिंग के ऊपर बल लगाया, तो अधिकतम कितना उसमें विकृति आएगी, जैसे ये फ्री लेंथ थी तो इसका दबाने का इतना डिफ्लेक्ट हो गई, कितना, डेल्टा। तो ये विकृति के कारण अब जो बची हुई लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं कंप्रेस्ड लेंथ। कंप्रेस्ड मतलब दबी हुई लेंथ। दबी हुई लेंथ किसको बोलेंगे, स्प्रिंग को अधिकतम आपने कितना दबा दिया, उसके बाद जो लेंथ बची है उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड लेंथ। अब डाउट ये आता है कि दबा तो मैं और सकता हूं, लेकिन हम पूरा क्यों नहीं दबाते हैं, क्योंकि यदि आप पूरा दबाएंगे तो ये जो इसकी कॉइल्स है ये आपस में हो सकता है कि फंस जाएं, ठीक है। तो कभी भी स्प्रिंग को पूरा दबाने के लिए यूज नहीं करते, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड लेंथ इसकी कितनी है, इतनी, हम इसको इतना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना, मैक्सिमम डेल्टा। तो ये हो गई इसकी कंप्रेस्ड लेंथ। और कंप्रेस्ड लेंथ में जो 2 कॉइल्स के बीच का गैप है वो यहाँ पे दर्शाया गया कि जब ये कंप्रेस कर दिया तो 2 कॉइल्स के बीच में गैप कितना बचा, इतना, ठीक है। तीसरी लेंथ जो है सॉलिड लेंथ, यदि स्प्रिंग को पूरा दबा दिया जाए तो जो लेंथ बचेगी उस लेंथ को बोलते हैं सॉलिड लेंथ। तो ये इतनी लेंथ बची, इस लेंथ को बोलते हैं सॉलिड लेंथ। तो तीनों लेंथ आपको समझ में आ गई। अब तीनों लेंथ में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, कैसे निकालना है लेंथ। तो सबसे पहले हम बात करें पिच ऑफ स्प्रिंग कॉइल। मैंने आपको पिच बताया, पिच क्या है, ये जो फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ में 2 कॉइल्स के बीच में एक्सियल दूरी, मतलब यदि आप एक्सिस की दिशा में, इसकी जो अक्ष है उस दिशा में नापें 2 कॉइल्स के बीच की दूरी, तो उसको बोलते हैं पिच। तो यहाँ पे देखिए क्या परिभाषा है, द पिच ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स इन अनकंप्रेस्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग। मतलब यदि स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड है, बिल्कुल भी नहीं कंप्रेस है, मतलब फ्री लेंथ है, वहां पे 2 आजू बाजू की कॉइल, एडजस्ट मतलब एक दूसरे के बाजू में जो एडजेसेंट कॉइल्स के बीच की एक्सियल दूरी, एक्सियल मतलब इस दिशा में दूरी आप नापेंगे, तो इसको बोलते हैं पिच और इसको दर्शाते हैं P से।
अब यदि आपको पिच निकालना है तो कैसे निकालते हैं, फ्री लेंथ, इस कॉइल की, इस स्प्रिंग की फ्री लेंथ जितनी भी होगी वो अपॉन NT -1। NT यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल कितनी कॉइल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स -1। तो पिच कैसे आई, फ्री लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स -1, तो ये हो जाएगी पिच। तो ये आपको समझ में आ गया पिच का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस या स्प्रिंग रेट, मैंने आपको पहले भी बताया स्टिफनेस क्या होता है। यदि हम सरल भाषा में बोलें तो स्टिफनेस होता है जो भी बल लग रहा है और उस बल के कारण जितना डिफ्लेक्शन, जितनी विकृति आ रही है, उन दोनों का अनुपात। तो स्टिफनेस किससे दर्शाते हैं, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, डिफ्लेक्शन की इकाई mm में नाप रहे हैं तो mm, तो स्टिफनेस की इकाई क्या होती है, न्यूटन अपॉन mm, न्यूटन पर mm। दूसरा शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हमको किसी स्प्रिंग को यूनिट डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब एक यूनिट दबाने के लिए या खींचने के लिए, एक यूनिट डिफ्लेक्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट मतलब दबाने या खींचने के लिए कितना बल लगेगा, उस बल को हम बोलते हैं स्टिफनेस। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए एक यूनिट यदि आपने बोला है, ठीक है, मान लीजिए एक यूनिट की जगह आप बोल रहे हैं 1 mm, तो 1 mm स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए जितना बल लगेगा वो बल उसकी स्टिफनेस को दर्शाएगा। तो यदि मान लीजिए दो स्प्रिंग्स दिए हुए हैं A और B, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इसको 1 mm दबाने के लिए 100 न्यूटन का बल लग रहा है, इसको 1 mm दबाने के लिए 200 न्यूटन का बल लग रहा है, तो स्टिफनेस किसकी ज्यादा होगी, इसकी, 200 न्यूटन वाले की, क्योंकि उसको 1 mm दबाने के लिए ज्यादा बल लग रहा है। तो जिस स्प्रिंग में 1 mm दबाने के लिए ज्यादा बल लगेगा वो स्प्रिंग की स्टिफनेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टिफनेस आपको समझ में आया। हेलिकल स्प्रिंग के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट होती है, वो बल और विकृति पे निर्भर नहीं करती है। जो भी स्प्रिंग दिया है, नंबर ऑफ कॉइल्स जितनी भी होगी उस आधार पे स्प्रिंग की स्टिफनेस उतनी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो स्टिफनेस यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए आए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि आपको बल दिया है और उसके कारण जो विकृति आ रही है उन दोनों का आप अनुपात निकाल दीजिए तो आपको स्टिफनेस मिल जाएगी। इकाई कैसे देखेंगे, बल की जो भी यूनिट है और विकृति की जो भी यूनिट है, दोनों के अनुपात से आप उसकी यूनिट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग जो है हेलिकल स्प्रिंग, उसके अंत कैसे हैं, उसके सिरे कैसे हैं। तो सबसे पहला होता है प्लेन एंड्स। यदि आपने वायर को इस तरीके से मोड़ दिया है और उसके प्लेन एंड्स को वैसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो इस तरीके का जो स्प्रिंग होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंड्स। प्लेन एंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिख भी रहा है। दूसरा, यदि आप इसको घिस देंगे, ग्राउंड कर देंगे, इसकी घिसाई कर देंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग कर देंगे, तो सिरे कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्लेन एंड ग्राउंड एंड, प्लेन एंड ग्राउंड एंड। प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे थे ऐसे इंक्लाइंड ही है और वो ग्राउंड कर दिए हैं। दूसरा, फिर इसके बाद होता है स्क्वायर एंड। यदि आप इसको 90 डिग्री पे मोड़ दीजिए, एक्सिस के 90 डिग्री पे इसको स्प्रिंग को मोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए मोड़ दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 90 डिग्री पे आ जाएगी ये वाली इसकी कॉइल, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर एंड। दूसरा, यदि आप इसको 90 डिग्री मोड़ने के बाद इसको ग्राइंड कर देंगे, घर्षण कर देंगे, घिसाई कर देंगे, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड एंड स्क्वायर एंड। ग्राउंड मतलब ग्राइंडिंग कर दी इसकी, ठीक है। तो चार सिरे हो सकते हैं, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन एंड ग्राउंड, तीसरा स्क्वायर एंड फोर्थ है स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। अब इनकी कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स देखिए, अब दो प्रकार की कॉइल्स को हम दर्शाते हैं दो नंबर से। एक स्प्रिंग है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपने किसी बॉडी को किसी बॉडीज के बीच में दर्शाया, लगा दिया इसको, तो क्या होगा, जो कॉइल इसके कांटेक्ट में होगी और जो कॉइल इसके कांटेक्ट में होगी वो स्प्रिंग में सहायता नहीं करेगी, स्प्रिंग एक्शन में। तो स्प्रिंग एक्शन में कौन सी कॉइल सहायता करेंगी, जो बीच की कॉइल्स हैं। तो ये कॉइल और ये कॉइल क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, ये एक्टिव नहीं रहेंगी क्योंकि ये तो इससे जुड़ गई हैं। एक्टिव कॉइल्स कौन सी रहेंगी, ये वाली। तो स्प्रिंग में दो कॉइल्स होती, एक इनएक्टिव और एक एक्टिव। टोटल कॉइल्स हो गई दोनों को मिला के, और उसमें भी आप ये इनएक्टिव कॉइल्स को माइनस कर देंगे तो कौन सी कॉइल्स बचेंगी, एक्टिव कॉइल्स। तो हमको देखना है कि एक्टिव कॉइल्स कितनी होती हैं। मान लीजिए चार सिरे हमने ये देखे,
प्लेन एंड्स हैं, तो प्लेन और टोटल कॉइल्स थी एनटी, टोटल एक्टिव और इनएक्टिव कॉइल्स को मिला के। तो यदि प्लेन एंड्स हैं तो यहाँ पे एक्टिव कॉइल्स जो हैं वो टोटल कॉइल्स के बराबर होंगी, मतलब कोई भी कॉइल इनएक्टिव नहीं होगी, कोई भी कॉइल इनएक्टिव नहीं होगी। दूसरा केस, यदि आपने ग्राउंड कर दिया है तो क्या होगा, आधी कॉइल जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव कॉइल्स कितनी बचेगी, टोटल में से आधा माइनस कर देंगे, एनटी माइनस हाफ। तीसरा केस, यदि स्क्वायर एंड्स कर दिया आपने तो इसमें से दो कॉइल्स इनएक्टिव हो जाएगी, एक ऊपर की कॉइल एक नीचे की कॉइल इनएक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव कॉइल्स कितनी जाएंगी, टोटल में से दो माइनस कर देंगे। इसी प्रकार यदि आपने स्क्वायर करके ग्राउंड कर दिया है तो उसमें भी दो कॉइल्स इनएक्टिव हो जाएंगी, तो एक्टिव कॉइल्स कितनी बचेंगी, एनटी माइनस 2। ये जो मैंने टेबल लिया है ये वीबी भंडारी जो बुक है डिजाइन ऑफ मशीन्स की, वहां से लिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, आप यदि आर एस खुरमी से पढ़ रहे हैं तो वीबी भंडारी में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स को दर्शाया है एनटी से, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी एनटी, और एक्टिव कॉइल्स को दर्शाया है उस बुक में एन से, एक्टिव कॉइल्स को दर्शाया है एन से। तो यहाँ पे एन के एक्टिव कॉइल्स, एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। तो जैसे प्लेन एंड्स है तो एन बराबर कितना होगा, एन टी, प्लेन एंड्स को ग्राउंड कर दिया है तो एक्टिव कॉइल्स कितनी हो जाएंगी, एन बराबर एन टी माइनस हाफ, टोटल में से आधी कम हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप आर एस खुरमी प्रेफर कर रहे हैं, आर एस खुरमी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके का डायग्राम दिया है। ये चार एंड्स हमने देख लिए, प्लेन, ग्राउंड, स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड ग्राउंड। प्लेन एंड्स थे उसको आपने घिस दिया तो ये ग्राउंड हो गया। फिर स्क्वायर एंड है, 90 डिग्री पे बेंड किया था, उसको आपने घिस दिया तो ये हो गया स्क्वायर एंड ग्राउंड। यहाँ पे आर एस खुरमी जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स दर्शाया गया एन डैश से। तो एन डैश क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। आर एस खुरमी में एन डैश है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, और ये हमने वीबी भंडारी में किससे दर्शाया है, एन टी से। तो यहाँ पे जो एन डैश है वो किसके बराबर है, एन टी के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। और जो हमने कैपिटल एन वीबी भंडारी में क्या है, एक्टिव कॉइल्स, यहाँ पे उसको दर्शाया है स्मॉल एन से। तो ये दोनों अंतर हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, फॉर्मूला इन लोग ने आगे पीछे लिख दिया। जैसे प्लेन एंड्स, प्लेन एंड्स में एक्टिव कॉइल्स किसके बराबर होती हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के। तो यदि आप आर एस खुरमी देखेंगे तो इसको दर्शाया स्मॉल एन से, ये बराबर होगा एन डैश के। तो यहाँ पे एन डैश बराबर एन हो गया, ठीक है। फिर ग्राउंड एंड्स, ग्राउंड एंड्स में हमने क्या देखा, यदि ग्राउंड एंड्स है तो एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स एन बराबर कितना था, एन टी माइनस आधा। तो एक्टिव टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी जाएंगी, एन प्लस आधी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ग्राउंड एंड्स में एन प्लस आधा आना चाहिए था, इन लोग ने आधा को नहीं लिया है। तो इस तरीके से चार्ट तैयार हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैं सॉलिड लेंथ बताऊंगा कैसे आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंड स्टाइल्स हैं, किस प्रकार के उसके एंड का शेप आप दे सकते हैं। जो स्प्रिंग का एंड है उसका यदि इस तरीके का है वी शेप का, तो इसका बोलते हैं वी हुक। हुक मतलब इसको फंसाने के लिए, स्प्रिंग को फंसाने के लिए जो एंड आपने दिया है उसका आकार कैसा है, तो एक होता है वी हुक। दूसरा यदि रेक्टेंगुलर आकार का हुक है तो रेक्टेंगुलर हुक। फुल हुक, सर्कुलर ऐसा पूरा एक हुक बना दिया आपने तो उसको फुल हुक बोलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपने एक्सटेंड करके यदि हुक दिया है उसको एक्सटेंडेड हुक। तो ये हेलिकल स्प्रिंग्स के एक्सटेंशन की डिजाइन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की स्प्रिंग के, हेलिकल स्प्रिंग के। तो हेलिकल स्प्रिंग देखिए कि यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग को दर्शाया, उसको काट दिया, एक स्प्रिंग को बीच से काट दिया तो वो कुछ इस तरीके उसका कट सेक्शन दिख रहा है। तो इस कट सेक्शन में आप ध्यान से देखिए, जो स्प्रिंग का वायर आपने यूज किया, जिस वायर से आपने स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वायर है, इसको आपने मोड़ के स्प्रिंग बना दिया। तो इस स्प्रिंग के वायर का जो डायमीटर है उसको यहाँ पे दर्शाएंगे हम स्मॉल डी। स्प्रिंग का जो वायर है उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। तो वायर यदि आप काट दोगे तो ऐसा ही दिखेगा कटा हुआ, एक स्प्रिंग ऐसा कटा हुआ दिखेगा ना। ये स्प्रिंग आधा काट दिया आपने तो यहाँ गोल गोल ऐसा दिखेगा आपको कटा हुआ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को काटने पे जो स्प्रिंग का व्यास आपको दिखेगा, स्प्रिंग का वायर का डायमीटर, जो वायर जिस वायर से स्प्रिंग बना है उसका डायमीटर है स्मॉल डी mm। अब जो आपने स्प्रिंग बनाया है, जैसे स्प्रिंग बनाया ये आपने वायर से बनाया है, ये वायर से बना है, तो वायर का डायमीटर है स्मॉल डी, लेकिन स्प्रिंग का जो कॉइल है उसका डायमीटर ज्यादा होगा, स्प्रिंग की कॉइल है उसका कुछ व्यास होगा। तो स्प्रिंग की कॉइल के दो डायमीटर होते हैं, एक इनसाइड डायमीटर
देखिए स्प्रिंग के अंदर का जो डायमीटर है, जो छेद स्प्रिंग के अंदर होता है उसका डायमीटर है, ये नीचे दिया है डी आई, इनसाइड डायमीटर किसका, कॉइल का, स्प्रिंग की जो कॉइल आपने बनाई है उसके अंदर का डायमीटर। फिर होता है बाहर का डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, स्प्रिंग के बाहर का डायमीटर। यदि आप स्प्रिंग को बाहर से पकड़ेंगे तो जो व्यास होगा वो होगा आउटसाइड डायमीटर। इन दोनों का एक औसत, इनसाइड और आउटसाइड के बीच का डायमीटर, जिसको बोलते हैं मीन कॉइल डायमीटर। तो मीन कॉइल डायमीटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का औसत, एवरेज, तो इनसाइड प्लस आउटसाइड बटे 2, औसत ले लिया इनका, उसको बोलते हैं मीन कॉइल डायामीटर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्प्रिंग का, जो पेपर में, थ्योरी पेपर्स में पूछा जाता है, वो है स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स, इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल सी से। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, जो मीन कॉइल डायमीटर है, मीन कॉइल डायमीटर मतलब कैपिटल डी, और जो वायर का, स्प्रिंग जिस वायर से बना है उसका डायमीटर, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्प्रिंग इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या है, कॉइल का डायमीटर, मीन डायमीटर और स्प्रिंग के वायर का डायमीटर, उन दोनों के अनुपात को स्प्रिंग इंडेक्स कहा जाता है। ये स्प्रिंग इंडेक्स स्प्रिंग की डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि स्प्रिंग इंडेक्स आप बहुत ज्यादा रख लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में स्टिफनेस कम हो जाएगी। और यदि आप डी सी को बहुत कम रख लेंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या, बकलिंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है स्प्रिंग में। तो इसी कारण से सी का जो है, सी का वैल्यू हमको बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। जनरली 12 से 13 के बीच में सी की वैल्यू 12 से 13 के बीच में रखते हैं, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 या 9 से कम नहीं होनी चाहिए सी का मान, ठीक है। अब हम बात करें जो 3 लेंथ पड़ी थी, सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ क्या होती है, यदि स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर दिया जाए तो उस लेंथ को बोलते हैं सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ निकालते कैसे हैं, देखिए यदि आपने स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर दिया तो सॉलिड लेंथ कितनी होगी, जितनी भी कॉइल्स हैं वो, उनको आप गिन लीजिए, और एक एक कॉइल का डायमीटर कितना है, डी, है ना, वायर का डायमीटर कितना है, डी। तो सॉलिड लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, कितनी कॉइल्स हैं, 1 2 3 4 जितनी भी कॉइल्स हैं, इनटू एक कॉइल का डायमीटर, एक कॉइल का डायमीटर मतलब वायर का डायमीटर, तो वो दर्शाएगा उसकी सॉलिड लेंथ। तो सॉलिड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, कितनी कॉइल्स हैं टोटल स्प्रिंग में, एक्टिव इनएक्टिव दोनों मिला के, एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स दोनों मिला के कितनी कॉइल्स हैं, इनटू स्प्रिंग के वायर का डायमीटर, ये क्या दर्शाएगा उसकी सॉलिड लेंथ। कंप्रेस्ड लेंथ आपको मैंने बता दिया है। कंप्रेस्ड लेंथ क्या होता है, यदि फ्री स्प्रिंग को हम दबा दें तो जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसके बाद जो लंबाई बचेगी उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड लेंथ। अब मैंने आपको बताया था यदि दो कॉइल्स के बीच, कंप्रेस्ड अवस्था में दो कॉइल्स के बीच में इतना गैप है, ठीक है, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा, टोटल गैप निकालने के लिए हम करेंगे NT-1 इंटू दो कॉइल्स के बीच में कितना गैप है, वो दर्शाएगा कि इनके बीच में टोटल गैप कितना है, इस कॉइल के बीच में सबको यदि टोटल गैप को आप जोड़ देंगे तो टोटल गैप हो जाएगा NT-1, NT क्या है, नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स, -1 इंटू गैप बिटवीन दो कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच का गैप, ठीक है, तो वो दर्शाएगा टोटल गैप। टोटल गैप मतलब सारी कॉइल्स के बीच के यदि गैप को जोड़ दें तो कितना गैप होगा, वो होगा टोटल गैप। और डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन, कितना उसमें दबाव आया। फ्री लेंथ, अब फ्री लेंथ कैसे निकालेंगे, फ्री लेंथ क्या होगी, देखिए ये फ्री लेंथ बराबर कितनी होगी, कंप्रेस्ड लेंथ, इतनी कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन डेल्टा, ये दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो फ्री लेंथ होगी। अब ये जो कंप्रेस्ड लेंथ है ये बराबर होगी सॉलिड लेंथ प्लस टोटल इनके बीच में कितना गैप था वो। तो फ्री लेंथ क्या है, कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा। कंप्रेस्ड लेंथ किसके बराबर होगी, सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप, टोटल कॉइल्स के बीच में कितना गैप था। कैसे कैलकुलेट करा हमने, यहाँ पे इस तरीके से, तो फ्री लेंथ हो जाएगी कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा, या फिर कंप्रेस्ड लेंथ को आप क्या लिख सकते हैं, सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, टोटल विकृति कितनी आई है, डिफ्लेक्शन कितना आया है। तो इस तरीके से आप फ्री लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशंस आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आज हमने स्प्रिंग्स देखा, स्प्रिंग का प्रकार देखा, और कुछ बेसिक टर्म्स, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस, स्प्रिंग इंडेक्स, मीन कॉइल डायमीटर, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, कंप्रेस्ड लेंथ,
पिच ऑफ स्प्रिंग, ये सारे टर्म्स थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूले आप याद में रखिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फॉर्मूलों का उपयोग होगा। तो ये जो वीडियो का कंटेंट है मैंने 2 बुक से लिया है, एक है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स वीबी भंडारी के द्वारा, दूसरी बुक है अ टेक्स्ट बुक ऑन मशीन डिज़ाइन आर एस खुरमी के द्वारा। तो आप ये दोनों बुक्स प्रेफर कर सकते हैं इन कंटेंट्स के लिए। Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel Mac and Unsolved Mystery to watch all the latest and new videos on mechanical engineering. Thank you. Have a good day.